हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू आरएएस ओनली। कैसे हैं आप सभी? पढ़ाई अच्छी चल रही होगी आपकी। लास्ट क्लास में हमने मेटल पढ़ा था, छोटी क्लास थी, छोटा ही टॉपिक था। तो धातु या मेटल किसे कहते हैं? ऐसे तत्व जो लोचशील होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट को कंडक्ट करवाते हैं, चमकदार होते हैं, उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक बिंदु होता है, चादर में बदले जा सकते हैं यानी मेलिएबल होते हैं, और तार में बदले जा सकते हैं यानी डक्टाइल होते हैं, डक्टिलिटी का गुण रखते हैं। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम की चादर बनाई जाती, लोहे की चादर आपने देखी होगी, तांबे का तार बनाया जा सकता है, जो वायरिंग देखी होगी आपने घरों में, इलेक्ट्रिसिटी में या फिर टेलीफोन वगैरह में, तो वो कॉपर वायर होते हैं। चांदी भी एक बहुत अच्छा कंडक्टर है परंतु महंगा होता है, तो कॉपर यूज करते हैं, राइट। और क्या पढ़ा था और हमने क्या बताया था धातु के बारे में? धातु की रिएक्शंस देखी थी हमने। और जनरली धातु कैसे अवस्था में मिलेंगी? पॉजिटिव आयन की अवस्था में, यानी हमेशा नहीं मिलेंगी, रिएक्शन होगी यदि केमिकल नॉन मेटल के साथ, तो धातु इलेक्ट्रॉन प्रदान करती हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज बनाती हैं। जैसे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, Na+ कहलाता है। कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है या 2 इलेक्ट्रॉन देता है जब रिएक्शन होती है नॉन मेटल के साथ, तो वो कैल्शियम 2+ का चार्ज धारण करता है, इसी प्रकार है। और हमने क्या पढ़ा था? कुछ धातुएं अक्रिय होती हैं, जैसे कि सोना और चांदी, प्लेटिनम, राइट। ये जनरली रिएक्शन नहीं करती, प्योर फॉर्म में मिलती हैं एकदम, ठीक है। और रिएक्टिविटी सीरीज जो हमने पढ़ी थी, सक्रिय धातु की एक श्रेणी बनी हुई थी, उसमें सबसे नीचे आता था कौन? ओरम यानी सोना, उसके ऊपर चांदी। ये रिएक्शन नहीं करते हैं। सबसे ऊपर पोटेशियम था उनमें, हाईली रिएक्टिव, उसके बाद सोडियम था, उसके बाद कैल्शियम था, फिर मैग्नीशियम आदि आदि, ठीक है। ये हाईली रिएक्टिव है। और जनरली धातुएं ठोस होती हैं जनरली, परंतु पारा अपवाद था, एक्सेप्शन। मरकरी Hg जिसे कहते हैं, वो लिक्विड पाया जाता है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड अवस्था में मिलता है, ठीक है। और सोडियम और पोटेशियम थोड़ी सॉफ्ट धातुएं, आसानी से तोड़ी जा सकती, चाकू से भी काटी जा सकती, ये भी एक्सेप्शन है। जनरली ठोस होती है ना, बहुत ज्यादा घनी सघन, ये नहीं होती सोडियम और पोटेशियम। और इनका क्वथनांक और गलनांक बिंदु भी कम होता है, तुलना करें अन्य धातुओं से, ठीक है। काफी पढ़ा था, देख लेना, छोटी वीडियो है। तो आज शुरू करते हैं, नॉन मेटल पढ़ते हैं आज। इससे पहले आप ये देख सकते हैं, आरएएस प्रीलिम्स इन 60 डेज बाई आरएएस ओनली चल रहा है। 5-7 क्लास सभी की हो चुकी हैं, आप देख लीजिए जो जो आपको रेलेवेंट लगता है। गूगल प्ले स्टोर पर, ऐप स्टोर पे, iOS पे जाके डाउनलोड कीजिए। गो टू द फ्री क्लासेज सेक्शन, क्लिक ऑन द क्लास यू वांट टू वॉच, ठीक है। अटेम्प्ट क्विज आफ्टर द क्लास, और यहां पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन भी आपको मिलेगा। चलें आगे। आज हम प्रैक्टिस भी करेंगे। ब्लड पढ़ा था हमने 2-3 क्लास रोज पहले, उसको पूरा करेंगे। तो व्हाट इज नॉन मेटल? नॉन मेटल्स आर एलिमेंट्स दैट गेन इलेक्ट्रॉन्स और शेयर इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। ऐसे तत्व होते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान, जब भी रिएक्शन हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन देने वाले कभी नहीं होते। सिर्फ एक इसका अपवाद है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पॉजिटिव रूप में भी मिलता है और नेगेटिव में भी मिलता है। जनरली पॉजिटिव में मिलता है, इसी कारण जो रिएक्टिविटी सीरीज थी धातुओं की, सारे धातु थे वहां पे, पोटेशियम से लेके सोने तक, उनमें एक हाइड्रोजन भी था। हाइड्रोजन अकेला नॉन मेटल था जो सक्रिय श्रेणी में था धातुओं की में, कारण कि ये पॉजिटिव चार्ज में भी मिलता है। ये हाइड्रोजन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और ले भी सकता है। ये बहुत अच्छा गुण है हाइड्रोजन का, अपवाद है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जनरली क्या करती है नॉन मेटल? रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान क्या करेंगी? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं या शेयरिंग करती हैं। भाई इतना समझ लो बस, कि लेती हैं या शेयर करेंगे, दे नहीं पाते कभी इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के अलावा। सामान्यतः विद्युत ऋणात्मक होते हैं, जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब यही है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव याद रखना है।
या तो ग्रहण करेंगे या साझा करेंगे, ठीक है। और कैसे बॉन्ड बनाएंगे, कोवैलेंट कंपाउंड बनाएंगे। कैसे, कोवैलेंट कंपाउंड बनाएंगे, इंपॉर्टेंट है। जैसे क्लोरीन एक गैस है भाई, Cl2 जिसे कहते हैं ऐसे, तो ये जब सोडियम के साथ क्रिया करेगी, क्लोरीन है जो, तो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों, क्योंकि क्लोरीन का जो ऑक्टेट होता है ना, वैलेंसी जो होती है, इसको ऑक्टेट बोलते हैं एक्चुअली। ऑक्टेट मतलब इसका क्लोरीन का होता है 2, 8 और 7, ठीक है। मतलब इसके लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। और एक नियम छोटा सा याद कर लो, किसी भी तत्व को अपने ऑक्टेट में, अपने संयोजक में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं कंप्लीट करने के लिए, तब वो स्टेबल रह पाता है। तो क्लोरीन के में 7 हैं, तो 7 दे नहीं सकता। देखो 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है यदि लास्ट में, तो वो दे सकते हैं। जनरली मेटल के साथ होता है। आयरन 3 इलेक्ट्रॉन रखता है, 2 भी दे देता है, आयरन 3 भी दे देता है। इसलिए कई जगह आयरन 2+ मिलेगा, कई जगह आयरन 3+ मिलेगा। बहुत लोच है, थोड़ा मत ध्यान दो, ये तो बस ऐसे आ गया है। ऐसे ही क्लोरीन में 7 हैं, तो 7 ये दे नहीं सकता, बहुत ऊर्जा चाहिए 7 देने में। बदले में ये 1 ले सकता है। 7, 1 इसने कहीं से ले लिया, +1, तो इसके 8 हो गए लास्ट में। अब इसका ऑक्टेट हो जाएगा 288। अब यानी लास्ट का इंपॉर्टेंट है, 8 हो गए, यानी ये स्टेबल हो गया अभी क्लोरीन, इसीलिए ये 1 लेगा। इसीलिए लेने के कारण इस पे माइनस चार्ज आ जाता है। सोडियम देता है, सोडियम क्या करता है बच्चों, देता है, इसीलिए इसके में क्या है, 1, 1 ही दे पाता है, क्योंकि इसके लास्ट में इलेक्ट्रॉन 1 है, तो 1 को दे सकते हैं। 1, 2 और 3 लास्ट में है इलेक्ट्रॉन किसी भी तत्व के, तो वो देने वाले हैं। 4 जिसके होता है, कार्बन का होता है 4, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो कार्बन का ऑक्टेट ऐसे होता है, वैलेंसी 2 और 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन वाला ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। 4 वाला शेयरिंग करता है सभी के साथ, कि 4 मैं आपको दे दूंगा अपने और आप मुझे दे दो, तो 8 बन जाएंगे। शेयरिंग करता है कार्बन है जो। और जो शेयरिंग करते हैं ना, बहुत सारी नॉन मेटल भी शेयर करती हैं, वो सभी कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं या सह संयोजक यौगिक बनाएंगे। सह संयोजक यानी आदान प्रदान करेंगे। इसीलिए पूरी दुनिया में कार्बन के सबसे ज्यादा कंपाउंड मिलते हैं, जिन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जो आप पेट्रोल यूज कर रहे हैं, जो आप डीजल यूज कर रहे हैं, नेफ्थलीन कर रहे हैं, सब ये बेंजीन कर रहे हैं, ये सब हाइड्रोकार्बन है। क्यों, कार्बन का गुण है ये सहसंयोजी, सभी के साथ रिएक्शन कर लेता है, चेन बना लेता है लंबी लंबी, क्योंकि ये शेयरिंग कर पाता है। इसलिए शेयरिंग इज द केयरिंग, है ना, शेयर करनी चाहिए हमें अच्छी चीजें, तो शेयरिंग करता है, इसीलिए सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं नॉन मेटल। कार्बन भी नॉन मेटल है, ध्यान रखना। और देखो 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है वो देने वाले, वो धातुओं में होता है जनरली, हाइड्रोजन को छोड़ के, हाइड्रोजन अपवाद है। 4 जिसके हैं वो दोनों काम करेगा, दे भी सकता है ले भी सकता है, पर बहुत कठिन, बहुत ही मतलब दुर्लभ है, इसलिए शेयरिंग करता है 4। उसके बाद है 5, 6, 7, वो सब लेते हैं इलेक्ट्रॉन। 8 पूरा करना है सभी को अपना, बस कैसे भी याद कर लो, ऑक्टेट पूरा करना होता है, इतना जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा केमिस्ट्री हो जाएगी। जनरली समझ में आ रहा उतना समझ लो आप, कि गैसेज क्या करती हैं भाई, विद्युत ऋणात्मक होती हैं, ऋणायन बनाती हैं या सहसंयोजक एनायन बनाएंगी। एनायन कहते हैं माइनस को, जैसे क्लोरीन माइनस, Cl- लिखते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना, ये एनायन है। और कैटायन होते हैं धनायन, और या फिर कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। अब देखिए डायरेक्ट देखना है अधातुओं के भौतिक गुण। देखो अभी तक जो पिछली 2 मिनट में जो भी बताया है ना, नहीं भी समझ में आ रहा हो तो भी इग्नोर कर देना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टेक्निकल है, कतई आवश्यकता नहीं है, इतना पेपर कभी नहीं आएगा, बिलीव मी। अधातुओं के भौतिक गुण देखो अब आप है जो, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। तो देखो जिस प्रकार धातुएं चमकदार थी, लोचशील थी, आघातवर्धिनी थी, आघातवर्धिनी यानी मेलिएबल थी, चादर में बदल सकती थी। क्वथनांक बिंदु और गलनांक बिंदु बहुत हाई होते थे, इनका उल्टा है सबका। देखो चमक रहित हैं, कोई चमक नहीं होती जनरली नॉन मेटल में, और भंगुर होती हैं, आसानी से टूट जाती हैं। कैसे, आसानी से टूटने योग्य होती हैं, क्षण भंगुर, सभी चीजें क्षण भंगुर है वैसे तो, ठीक है, भंगुर मतलब तुरंत टूट जाए, ब्रिटल लिखा होगा, ब्रिटल, ब्रेक इजीली। और ना आघातवर्धनीय है ना ही तन्य है, ना तो इनकी चादर बन सकती धातुओं की तरह, ना ही तार में बदली जा सकती हैं। इसलिए कह रहा है ना तो आघातवर्धनीय है
आघात सहन नहीं कर सकती, और ना ही तन्य है। नीदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल, ऊष्मा और विद्युत की खराब चालक है, ना तो हीट को कंडक्ट करवा पाती है नॉन मेटल, ना इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा पाती है। एंड व्हाट नेक्स्ट, कम घनत्व होता है, डेंसिटी कम होती है अधातुओं की, निम्न गलनांक और क्वथनांक होता है। जिस प्रकार धातुओं में गुण है उसके उल्टे हैं लगभग, ये मान लीजिए। एंड व्हाट नेक्स्ट, अध्वन्न, कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। धातुएं ध्वनि उत्पन्न करती थी। जब धातुओं को बजाओ आपस में, देखना आप ध्वनि आएगी। झालर घंटा लकड़ी से भी बजा रहे तो भी ध्वनि आ रही है धातु में। ठीक है, सिंपल था, बहुत सिंपल है, जैसा है ऐसे ही लेना, कुछ नहीं है, सिंपल है। परिभाषा देख लीजिए कि इलेक्ट्रॉन लेने वाली होती है या फिर शेयरिंग करने वाली, साझा करेंगे इलेक्ट्रॉन या लेंगी, इसलिए जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिव मिलती है। और बाकी के इनके गुण है बस। ऑक्टेट क्या होता है, वैलेंसी क्या है, ये सब जाओगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, वो भी मैं बता सकता हूं परंतु आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है कुछ, जो चीजें बताई ना कि चमकदार नहीं होती है धातुएं जो, ठीक है, मेलिएबल नहीं होती, ठीक है, उनके अपवाद दे दिए एक साथ हमने। देखो आप है जो आयोडीन लस्ट्रस है, यानी आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकदार है। जनरली चमकदार नहीं है अधातु, परंतु आयोडीन एकमात्र अपवाद है जो अधातु होने के बावजूद भी चमक होती है जिसमें, पहला अपवाद। दूसरा, ग्रेफाइट, कार्बन का एक अपर रूप होता है ग्रेफाइट। कार्बन के अपर रूप में बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ा होगा आपने, एक तो हीरा है, एक ग्रेफाइट है, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, ग्रेफीन वगैरह बहुत आगे हमारे आएंगे मेंस में जब पढ़ेंगे। तो डायमंड और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के अपर रूप हैं, एलोट्रोप्स हैं, परंतु एक कुचालक है इलेक्ट्रिसिटी का, एक बहुत अच्छा चालक है। यानी हीरे में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती, वही ग्रेफाइट में हो जाती है। तो ग्रेफाइट अपवाद है, क्यों, जनरली नॉन मेटल को चालक होती हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट का, परंतु ग्रेफाइट अपवाद है, विद्युत का बहुत अच्छा चालक है। पेंसिल देखिए आपने, नटराज की पेंसिल आती है, उसमें जो लगी रहती है एक अंदर है जो ये पेंसिल सी, भीतर आपने देखा होगा ब्राउन ब्राउन कलर की, ग्रे से कलर की ऐसी, वो कौन सी होती है, ग्रे होती है, वो ग्रेफाइट की बनी होती है। हीरा कार्बन का सबसे कठोर रूप है, हीरा कार्बन का रूप है जो कि प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। उच्च गलनांक होता है, जनरली धातुओं का गलनांक होता है उच्च, नॉन मेटल का नहीं होता है, अधातुओं का नहीं होता है, परंतु यहां है, देखो हीरे का है, गलनांक कैसा, बहुत हाई है। नेक्स्ट, ब्रोमीन, Br, सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में मिलता है, पाए जाने वाली धातु है, लिक्विड नॉन मेटल एट रूम टेम्परेचर, ब्रोमीन। ठीक है, अब धातुओं के रासायनिक गुण पढ़ते हैं, ये अपवाद सभी याद रखने, आयोडीन हो चाहे ग्रेफाइट हो चाहे हीरा हो चाहे ब्रोमीन हो, सबके एक्सेप्शन है, याद रखने ये सारे। नेक्स्ट है अधातुओं के रासायनिक गुण। इधर देखो आप, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, सबसे पहले नॉन मेटल फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड, जैसे मेटल ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, इसी प्रकार नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ मिलकर नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। ऑक्साइड्स आर जनरली एसिडिक इन नेचर, जिस प्रकार धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बना रहे थे, वो जनरली कैसे होते थे, मेटल ऑक्साइड कैसे होते थे, बेसिक इन नेचर होते थे। और यहां उल्टा है, अधातु एसिडिक नेचर होती हैं या न्यूट्रल होती हैं। तो एसिडिक के उदाहरण ये रहे, देखो कार्बन एक अधातु है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, सल्फर और ऑक्सीजन ने क्रिया करी, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, और दोनों ही एसिडिक हैं ये नेचर में, CO2 भी और सल्फर डाइऑक्साइड भी, याद रखना है। नेक्स्ट, ऐसे ऑक्साइड अधातुओं के जो न्यूट्रल होते हैं, देखो न्यूट्रल ऑक्साइड दैट आर नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, उदाहरण कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड। कार्बन जब मोनोऑक्साइड बनाता है, कार्बन जब ऑक्साइड बना रहा है, CO2 बना रहा है कार्बन, तब तो वो कैसा है, एसिडिक है नेचर में। जब वो कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है तब क्या है, वो न्यूट्रल होता है, ना तो एसिड है ना बेस है। और कार्बन मोनोऑक्साइड पता है कब होता है, कब पैदा होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जब
किसी भी ईंधन की अच्छे से कंडक्टिविटी नहीं, मतलब ईंधन अच्छे से नहीं जल रहा है, जो धुआं होता है लकड़ी से। गांव में महिलाएं हमारी देखी होंगी आपने, पहले, अभी तो एलपीजी सिलेंडर आए हैं 10-15 साल से, पहले कुछ नहीं, ईंधन होता था, उपले होते थे या लकड़ियां होती थी, तो उनमें बहुत सारा धुआं निकलता था, क्यों? अच्छा फ्यूल नहीं माना जाता लकड़ी और ये सब। एलपीजी इज अ गुड फ्यूल एनवायरमेंट के नजरिए से या फिर फ्यूल वैल्यू के नजरिए से। उनमें जो धुआं बनता था लकड़ियों से, गांव में आंखें खराब हो जाती थी, लगातार आंसू आते थे महिलाओं के। तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड है जो धुआं इतना पैदा करता है और आंखों में जलन करता है, और वो इतना डेंजरस है कि वो ज्यादा इनहेल हो जाए तो मृत्यु तक हो सकती है कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड दोनों उदाहरण है न्यूट्रल ऑक्साइड के, है ना। अपवाद हर जगह मिलेंगे, जनरली एसिडिक इन नेचर होते हैं, नॉन मेटल विद ऑक्सीजन क्रिया करें तो। हिंदी में भी सिंपल लिखा हुआ है, देख लेना आप है जो। दूसरा, रिएक्शन विद वाटर, जल के साथ अभिक्रिया। अब सुन लो, ये इंपॉर्टेंट है। अधातु सामान्यतया जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, नॉर्मली रिएक्शन नहीं होती है अधातुओं की जल के साथ। अपवाद हर जगह मिलेंगे, अपवाद देख लो भाई। क्लोरीन रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म HCl एंड HOCl। क्लोरीन रिएक्शन करती है वाटर के साथ और क्या बनाती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl एंड हाइपोक्लोरस अम्ल। हाइपोक्लोरस अम्ल का फॉर्मूला होता है HOCl। HCl इज हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HOCl, O और बीच में आ गया, हाइपोक्लोरस अम्ल। बहुत वीक एसिड है वैसे ये। HCl जितना स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, HOCl उतना ही वीक एसिड होता है। ये अपवाद है, ध्यान रखना। क्लोरीन का जल के साथ जनरली नॉन मेटल डजंट रिएक्ट विद वाटर, क्लोरीन है अपवाद, याद रखना है। अब नेक्स्ट है रिएक्शंस विद एसिड। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स, ध्यान रख लो। पानी के साथ भी जनरली क्रिया नहीं करते हैं नॉन मेटल, क्लोरीन को छोड़कर, और एसिड के साथ तो कोई भी क्रिया नहीं करता, कोई भी नॉन मेटल कभी क्रिया नहीं करेगा। किसके साथ? एसिड के साथ। डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स, क्योंकि एसिड्स में जो हाइड्रोजन होता है ना, उसको हटा नहीं पाते ये नॉन मेटल, क्योंकि मेटल क्योंकि हाइड्रोजन में एक विशेष गुण है प्रोटो वो इलेक्ट्रॉन रखने का, इसलिए वो H+ बनाता है, इसलिए वो डिस्प्लेस नहीं हो पाता। उसको तो, हाइड्रोजन को तो बहुत सारी मेटल भी नहीं हटा पाती। याद करो रिएक्टिविटी सीरीज, कॉपर उसके नीचे आता है। रिएक्टिविटी सीरीज याद है कि नहीं याद है? देखो आप, ये थी हमारी रिएक्टिविटी सीरीज। देखो ये रहा हाइड्रोजन, इसके नीचे वाले तो इसको बिल्कुल रिप्लेस नहीं कर पाते, तो अधातु कैसे रिप्लेस कर पाएंगे हाइड्रोजन को? बहुत मुश्किल से हाइड्रोजन हट पाता है धातुओं से, इसीलिए एसिड के साथ क्रिया नहीं करती है धातु। ठीक है, याद है ना ये पूरी टेबल? सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये है ऊपर वाली, घटता हुआ क्रम है, और सबसे कम रिएक्शन औरम करता है, यानी सोना करता है। तो अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले होते हैं, हाइड्रोजनों को विस्थापित नहीं कर पाते। कौन? अधातु। जल्दी से देखना है, फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब रिएक्शन हमने पढ़ ली, एसिड के साथ, वाटर के साथ, एंड किसके साथ? मेटल और नॉन मेटल के साथ आपस में कैसे करते हैं। अब एक नई प्रॉपर्टी है अधातुओं की कि ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है सहसंयोजी, इलेक्ट्रॉन को साझा करके। ठीक है, देखो आप, नॉन मेटल्स शेयर इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। मैंने कहा प्रत्येक तत्व नोबल बनना चाहता है। नोबल का मतलब है स्टेबल है भाई, और स्टेबल तब होगा जब उसके वैलेंसी में, वैलेंसी होता है लास्ट की शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। बोर का मॉडल बताया था, इसलिए मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि के सेल, एल सेल, एम सेल, ऐसे सेल हैं बहुत सारी न्यूक्लियस के बाद। लास्ट की शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंसी कहलाता है। जैसे कि कार्बन,
कार्बन का 6 है एटॉमिक नंबर, तो कार्बन का क्रम ऐसे है 2 और 4, यानी ये न्यूक्लियस है एन, कार्बन का बता रहा हूं मैं, इसकी के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो हर कोई ये चाहता है, हर तत्व ये चाहता है, अब ये बार बार आ रहा है तो बता देता हूं, हर तत्व ये चाहता है कि इसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या 0 होने चाहिए, बिल्कुल नहीं होने चाहिए भाई, ठीक है। अपवाद है केवल कौन, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 1, तो हाइड्रोजन में केवल एक सेल होती है के सेल, इसमें एक ही है, तो हाइड्रोजन 8 नहीं चाहता, हाइड्रोजन केवल 2 चाहता है कि मेरे 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाए और मेरी के शेल में 2 हो जाएं, 2 मेरे हो जाएं वैलेंसी, तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा, क्योंकि सबसे छोटी जो सेल है वो के होती है और के की मैक्सिमम क्षमता इलेक्ट्रॉन भरने की 2 ही है, इसलिए वो 2 है। मैं जाना नहीं चाहता, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगी। हाइड्रोजन अपवाद है, ध्यान रखना, जिसके केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो स्टेबल हो जाएगा, इसलिए एक पहले से है, एक या तो ले लेगा हाइड्रोजन, लेगा तो नेगेटिव बन जाएगा और देगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। हाइड्रोजन में दोनों गुण होते हैं प्लस माइनस करने के। जनरली नॉन मेटल की बात कर रहे हैं हम, तो यहां देखो इसके 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के लास्ट में वैलेंसी में, तो ये 4 दे भी सकता है और ले भी सकता है, और जो आदान प्रदान करते हैं उसको सहसंयोजी बंध कह देते हैं, या फिर उसको इंग्लिश में कोवैलेंट बॉन्ड कह देते हैं, ध्यान रखना। और जो देता है उसको पॉजिटिव और लेता है वो नेगेटिव, और जो शेयरिंग कर रहा है वो कोवैलेंट। इतना काफी है समझने के लिए। ठीक है सब, सभी अपना स्टेबल अचीव करना चाहते हैं, इसीलिए ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बना के क्या बनेगा, कंपाउंड का नाम होगा कोवैलेंट कंपाउंड, हिंदी में देख लो सहसंयोजक यौगिक बनेंगे। और इनमें गुण क्या होता है विशेष, सहसंयोजी बंध वाले यौगिकों में इनका गलनांक कम होता है, ये विद्युत के खराब चालक होते हैं, क्योंकि ये साझे की हिस्सेदारी है, साझा हो रहा है यहां पे, साझेदार की कभी भी टूट जाती साझेदारी जिस दिन विश्वास होता है, इसीलिए देखो इतने अच्छे नहीं बने ये, जो गलनांक भी कम है, यानी जल्दी गल जाएंगे ये, इतने मजबूत नहीं है, क्योंकि किसी ने, जनरली वैसे समझा रहा हूं, ह्यूमन लाइफ में भी ये होता है, साझेदारी जब लालच आता है या ट्रस्ट कम होता है तो टूट जाती है। तो ऐसे ही यहां मान लो, आप कनेक्ट कर लो कि गलनांक कम है, जल्दी गल जाते हैं, क्योंकि इनमें दम नहीं है इतनी। जो आयोनिक बॉन्ड में दम होगी ना, आयोनिक बॉन्ड जैसे NaCl है, इसमें क्लियर कट है भाई, एक ले रहा है एक दे रहा है स्ट्रांगली, भाई मैं देने वाला हूं तू लेने वाला है, जरूरत है एक दूसरे को, तो बॉन्ड मजबूत होता है, उसको आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। जैसे कि Na+Cl-, Na ने इसको दिया, Cl ने इससे लिया, तो बनने वाला प्रोडक्ट है NaCl, ये आयोनिक बॉन्ड का उदाहरण है। NaCl आयोनिक कंपाउंड है, ऐसे याद कर लो। और यहां जो बन रहे हैं वो कैसे हैं, सहसंयोजी, आदान प्रदान से, इसलिए इतने मजबूत नहीं होते ये बॉन्ड, इजीली ब्रेक हो जाते हैं। NaCl इतनी जल्दी ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि वह आदान प्रदान हुआ है एग्जैक्टली, एक ने दिया ही दिया है, एक ने लिया ही लिया है। यहां पे एक जना दे रहा है तो दूसरा भी दे रहा है, आपस में देना कर रहे हैं वो, जो कि तुम मुझे 2 इलेक्ट्रॉन मैं तुम्हें देता हूं, तो मजबूत नहीं होते सहसंयोजी बंध से बनने वाले यौगिक। इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत के खराब चालक। उदाहरण ये रहा भाई, जल H2O सहसंयोजी बंध से बना है, कार्बन डाइऑक्साइड सहसंयोजी से बना है, मीथेन सहसंयोजी से बना है। ठीक है, समझ में आ जाएगा। अब इसको फॉर्मेशन भी मैं बता सकता हूं कि कैसे ये दे रहे हैं एक दूसरे को आपस में, पर कोई अर्थ नहीं है, याद कर लेना कैसे भी। अगला है बच्चों, अकरेंस ऑफ नॉन मेटल्स इन नेचर, कि प्रकृति में अधातु किस प्रकार मिलती हैं भाई, किस रूप में मिलती हैं और कैसे मिलती हैं। थोड़ी बड़ी क्लास है तो जल्दी करेंगे ना, काफी पढ़ना है आज हमें और प्रैक्टिस भी करनी है। अधातु प्रकृति में मुक्त अवस्था या संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, या तो मुक्त मिलेंगे फ्री या कंपाउंड के रूप में मिलेंगे। देखिए आप है जो 3 तरीके से मिलते हैं, गैस के रूप में, सॉलिड के रूप में, लिक्विड के रूप में, तीनों अवस्था में मिलते हैं ये कौन, अधातु। गैस के रूप में उदाहरण ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हो गया। ठोस के रूप में कार्बन, गंधक, गंधक को सल्फर बोलते हैं बच्चों। ठोस में कार्बन उदाहरण हो गया, कार्बन अधातु है, ठोस है।
सल्फर अधातु ठोस है, ठीक है। तीसरा, द्रव के रूप में भी मिलते हैं अधातु, ब्रोमीन उदाहरण हो गया, Br, ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल दैट फाउंड इन द स्टेट ऑफ लिक्विड, ठीक है साहब। अगला, अब आता है महत्वपूर्ण अधातु और उनके यूजेज। देखिए भाई, पहला है ऑक्सीजन, बहुत इंपॉर्टेंट अधातु है ऑक्सीजन, हमारी लाइफ लाइन है सभी लिविंग बींग्स की, राइट। देखो, एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन, बहुत ज्यादा जरूरी है, सबको पता है, नो नीड टू से। यूज्ड इन, वेल्डिंग में काम आती है, वेल्डिंग करते हैं तब काम में आती है। मेडिकल ऑक्सीजन, मेडिकल सप्लाई में काम आती है। कंबसन, कोई चीज जलती है तो ऑक्सीजन के बिना नहीं जल सकती। वेल्डिंग में, चिकित्सा में रोगियों के लिए हेल्प करती है। दहन प्रक्रिया बिना ऑक्सीजन के नहीं होगी। नाइट्रोजन, सेकंड अधातु है नाइट्रोजन, मेजर कंपोनेंट ऑफ एयर। जितना भी एनवायरमेंट में एयर मिलती है वो क्या होती है भाई, उसमें सभी होती हैं, केवल ऑक्सीजन नहीं ले रहे हैं हम। अभी हमारे नाक के माध्यम से जो लंग्स में एयर पहुंच रही है वो केवल ऑक्सीजन नहीं है। ऐसा कोई फिल्टर नहीं है नाक में कि वो केवल ऑक्सीजन खींचेगा, ये तो बहुत बढ़िया बात है, ऐसा नहीं होगा। सारी जो एयर है वो जा रही है, पर हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए होती है तो लंग्स ऑक्सीजन ले लेते हैं, बाकी का वापस निकाल देते हैं CO2 के साथ। तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होती है एनवायरमेंट में, वायुमंडल में 78% होती है। ऑक्सीजन तो लगभग 21% है वातावरण में। सेकंड ऑक्सीजन होता है 20.5 है शायद, 21% लगभग है, और 78% नाइट्रोजन मिलती है वायुमंडल में, लिखा भी हुआ है, देख लो यहां। और कहां कहां काम आती है नाइट्रोजन, उर्वरकों के निर्माण में, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है ना। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, उर्वरकता, फर्टिलाइजेशन आई थिंक। और फर्टिलाइजर कहते हैं उर्वरक को, जो खाद डाले जाते हैं, सिंपल उर्वरक यानी खाद, जैसे यूरिया, DAP आदि डलते हैं, NPK, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट। खाद्य पदार्थों के संरक्षण में नाइट्रोजन का काम में आती है। निष्क्रिय वातावरण बनाने के लिए, इनर्ट एटमॉस्फेयर बनाते हैं तब काम में आती है। कहां याद आ रहा है कोई एग्जांपल, गुब्बारा जो उड़ता है ना हवा में, उसमें हॉट नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, क्योंकि इनर्ट गैस की तरह काम करती है, कोई रिएक्शन नहीं करती। इनर्ट का मतलब नॉन रिएक्टिव है, तो नॉन रिएक्टिव वातावरण में अच्छे से काम में आती है नाइट्रोजन, इतना याद कर लीजिए। लास्ट नहीं, अभी और है, कार्बन। अगला है कार्बन, कार्बन को लिखते हैं C, नाइट्रोजन N है, ध्यान पता होगा आपको। अकर्स इन डिफरेंट एलोट्रोप्स, बहुत सारे अपर रूप पाए जाते हैं कार्बन के। मेन अपर रूप देखो, पहला डायमंड, अपर रूप का मतलब है बहुत सारे रूप मिल रहे हैं, बस इतना ध्यान रख लो। अब ये रूप अलग अलग हैं, कोई बहुत कठोर रूप है कार्बन का, कोई बहुत ही मुलायम है, जैसे ग्रेफाइट है बहुत मुलायम होता है, आसानी से टूट जाता है। डायमंड नहीं टूटेगा आसानी से, बहुत वैसा होता है कठोर। प्रकृति में सर्वोच्चतम जो कठोर है ना, शायद ही कोई होगा हीरे से तगड़ा। लिखा भी है हार्डेस्ट इन दी नेचर, इंसुलेटर है डायमंड। ग्रेफाइट है सॉफ्ट और कंडक्टर है। ग्रेफाइट विद्युत का प्रवाह होने देता है अपने अंदर, हीरा नहीं होने देता है। तीसरा है कोल या कोक, फ्यूल है, ईंधन की तरह काम में आते हैं, कोयला और कोक, ये भी कार्बन का अपर रूप है। और एक है फुलेरीन, कार्बन का एक विशेष अपर रूप है फुलेरीन, ध्यान रखना। फुलेरीन से कॉन्सेप्चुअल अवेयरनेस, ये बाद में मैं बता दूंगा, ये रह गई यहां पे ना, बहुत डिटेल हो जाएगा, ये मेंस के हिसाब से लिखा हुआ है मैंने, सैद्धांतिक जानकारी मैंने अपने नोट्स बनाए हैं उसमें लिखा हुआ है, मैं बाद में मेंस में पढ़ाऊंगा इसको, फुलेरीन को, है ना। अभी इतना याद कर लीजिए कि कार्बन के इंपॉर्टेंट एलोट्रोप्स हैं, डायमंड है, ग्रेफाइट है, कोल है, कोक है, फुलेरीन है, राइट। नेक्स्ट है सल्फर, तो सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में काम आती है सल्फर। रबर वल्कनाइजेशन में काम में आती है, रबर का वल्कीनीकरण, यानी रबर, नॉर्मली रबर कैसी होती है, लचीली होती है, मुलायम होती है, लेकिन रबर से जब टायर बनते हैं ना तब सल्फर मिलाई जाती है, वल्कनाइजेशन करते हैं, तो सल्फर जैसी मिलाएंगे रबर में तो रबर हो जाएगी बहुत मजबूत और टाइट हो जाएगी, ठीक है। तीसरा है मेडिसिन, सल्फर की औषधियों के निर्माण में भी काम आती है, सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में आती है, ध्यान रखना।
और रबर का वल्कनीकरण होता है जब सल्फर मिला देते हैं रबर में सल्फर मिलाते हैं तो वल्कनाइजेशन कहलाती है वो प्रोसेस, और रबर की स्ट्रेंथ और मजबूत हो जाती है, नहीं वरना रबर लचीली होती है, आपको पता लेटेक्स होती है वो। अब है फास्फोरस। हम पढ़ क्या रहे हैं, भूल तो नहीं गए हम पढ़ रहे हैं मुख्य धातुएं जो हमारी डेली लाइफ में काम में आती हैं, और यही हमारा टॉपिक है एक्चुअली। आरएस प्री में यही दे रखा है, एवरीडे साइंस। कहीं लिखा हुआ नहीं है ब्लड, ना कहीं ब्लड भी नहीं लिखा हुआ था, कहीं मेटल भी नहीं था, कहीं नॉन मेटल भी नहीं था, कहीं ये भी नहीं था। पर हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये डेली लाइफ का पार्ट है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा फैक्ट देख रहे हैं हमें। जो मेंस में अप्रोच बिल्कुल अलग रहेगी, ध्यान रखना ये बात। पहले मेंस तक पहुंचना है हमको, तब हम देखेंगे ना। तो फास्फोरस दो रूपों में पाया जाता है बच्चों, एक तो व्हाइट फास्फोरस, एक रेड फास्फोरस। दो रूप हैं फास्फोरस के, रेड एंड व्हाइट, याद रखना है। अगला उपयोग कहां कहां होता है, माचिस बनाने में काम में आती है और फर्टिलाइजर के निर्माण में काम में आती है। माचिस बनाने में और उर्वरकों के निर्माण में फास्फोरस काम में आती है। नेक्स्ट है क्लोरीन, वेरी इंपॉर्टेंट, जल को प्यूरिफाई करती है क्लोरीन, डिसइंफेक्टेंट है, कीटाणुनाशक है क्लोरीन। इसी का एक ब्लीचिंग पाउडर बनता था क्लोरीन का, ध्यान करो, ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते थे, इसी से ब्लीचिंग पाउडर बनता है क्लोरीन से। फिर है मैन्युफैक्चर ऑफ पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है एक, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, पीवीसी कहते हैं उसे, उसके निर्माण में क्लोरीन आती है बहुत ज्यादा काम में, ध्यान रखना। पीवीसी के उदाहरण याद है कुछ, पीवीसी के पाइप बनते हैं, आपने देखा होगा, पानी की सप्लाई वाले चौड़े चौड़े पाइप होते हैं ना, वो पीवीसी के बनते हैं। बहुत चीजें पीवीसी से बनती हैं, बहुत यूटेंसिल्स बनती हैं पीवीसी की। नेक्स्ट अब देखो वो मेन हमने अधातु पढ़ लिए, अब हाइड्रोजन के बारे में कुछ स्पेशल है वो मैं बता देता हूं। हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, बट हाइड्रोजन एक क्या है, अधातु है, फिर भी आवर्त सारणी में क्षार धातुओं के साथ रखी गई है। पीरियोडिक टेबल जो देखी है मेंडलीव ने बनाई थी, शायद मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है शायद, बिल्कुल सही है। 118 तत्व हैं उसमें, तो वह क्रम बनाया हुआ है, कहीं मेटल रखी हुई है, कहीं नॉन मेटल के नाम है, कहीं डी ग्रुप है, कहीं एफ ग्रुप है, ऐसे चार है ना, वो एस पी डी एफ ऐसे करके। तो उनमें धातुओं के साथ रखा गया हाइड्रोजन को, नॉन मेटल होने के बावजूद। और धातुएं कौन सी, ग्रुप 1 वाली, जिसमें ज्यादातर धातुएं एल्कली मेटल हैं। एल्कली मेटल मतलब है जो नेचर में क्षारीय होती हैं, उनके साथ रखा गया हाइड्रोजन को। अपवाद है, ये ध्यान रखना, हाइड्रोजन विशेष है। एग्जाम्पल ऑफ एल्कली मेटल, क्षार धातुओं के साथ रखी गई है मेंडलीव की आवर्त सारणी में। और क्षार धातुओं के साथ रखी तो है, तो उनके नाम पूछ लें कभी, कौन कौन सी क्षार धातुएं जिनके साथ हाइड्रोजन को स्थान मिला हुआ है। बहुत सारी हैं, मैंने 2-3 नाम लिख दिए यहां पे। लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। ये तीनों उदाहरण हैं किसके, क्षार धातुओं के, जो बेसिक होती है नेचर में, ठीक है। और इट शोज ड्यूअल नेचर ऑफ द हाइड्रोजन, ये हमें दर्शाता है कि हाइड्रोजन के दो रूप पाए जाते हैं। इट कैन गेन इलेक्ट्रॉन, इट कैन गिव इलेक्ट्रॉन, ले भी सकती है इलेक्ट्रॉन, दे भी सकती है इलेक्ट्रॉन। इसीलिए दो नेचर है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इलेक्ट्रो नेगेटिव। दो तरह से काम करती है एज इलेक्ट्रो पॉजिटिव, धनात्मक स्वभाव, और एक ऋणात्मक स्वभाव। धनात्मक तो यहां दिख रहा है H+Cl- बनने वाला अम्ल HCl। देखो इसमें HCl में देखो ये हाइड्रोजन भी अधातु और क्लोरीन भी अधातु है, पर ये काम कैसे कर रही है, धातु की तरह काम कर रही है हाइड्रोजन है जो, क्योंकि धातु की तरह काम करना मतलब प्लस चार्ज होना। धातु जनरली प्लस चार्ज रखती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन देती है धातु, पर हाइड्रोजन देखो यहां धातुओं की तरह काम कर रही है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तरह काम कर रही है। H+ यानी हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन Cl को देने वाली है यहां पे, ठीक है। दूसरा उदाहरण इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर मतलब ऋणात्मक, यानी ऐसी क्रिया जहां ये खुद इलेक्ट्रॉन ले रही है। तो बहुत अच्छा उदाहरण है NaH, सोडियम हाइड्राइड। तो यहां पे क्या हो रहा है सोडियम हाइड्राइड में, Na+ और H-, यहां हाइड्रोजन ले रही है इलेक्ट्रॉन। अब देख लो, देखो यहां लिखा भी हुआ है Na एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसीलिए बनने वाला प्रोडक्ट न्यूट्रलाइज होके NaH कहलाएगा, सोडियम हाइड्राइड।
इसलिए दोनों प्रकार का व्यवहार दर्शाती है हाइड्रोजन। ठीक है, याद रखना है इतना। ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो बहुत कुछ है, परंतु हम डायरेक्ट पढ़ रहे हैं, जल्दी जल्दी जितना ज्यादा आपको पढ़ा सकते हैं। और इतना भी जल्दी नहीं है, मैं बता भी रहा हूं, पर फिर भी जल्दी है। पानी पीते हैं। ठीक है, हमने नॉन मेटल पूरा कर दिया है, बधाई हो। इतना ही था, पेपर के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। कई लोग तो इनको छोड़ भी देते हैं, मेटल नॉन मेटल, वो डायरेक्ट इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं कि जिनमें ऐसे पदार्थ जिनसे धातु अधातु निकाली जाती हैं, उनको डायरेक्ट पढ़ लेते हैं लोग। उसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, जो ये टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो देखो आप, है जो दो शब्द सुने होंगे आपने, एक तो खनिज, अखबारों में बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा, माइंस में से खनिज निकलता है, खदानें होती हैं, खान कहते हैं जिन्हें। अयस्क एक होता है, अयस्क। खनिज माने मिनरल, अयस्क माने ओर, ORE ओर। तो अंतर क्या है? तो खनिज क्या होते हैं? प्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला पदार्थ जिसमें धातु प्रेजेंट हो, यानी जिसके साथ धातु है, नेचुरली मिल रहा है। खदानों में खुदाई करी तो एक खनिज निकला है, एक चट्टान निकल गई खनिज की, मान लो उसमें बहुत सारी धातु है, उसमें चांदी है मान लो, उसके साथ ही चांदी के साथ वो मिल जाता है, लेड मिल जाता है, शीशा मिल जाता है, टिन मिल जाती है कई बार। ठीक है, तो वो कहलाते हैं खनिज। एक धातु भी पाई जा सकती है, बहुत सारी धातु भी पाई जा सकती हैं, और बहुत सारी अशुद्धि होती है, वो होता है खनिज। दूसरा अयस्क, ऐसा खनिज, अब खनिज का पार्ट है अयस्क। खनिज बड़ा रूप है, अयस्क एक छोटा है। तो वह खनिज जिसमें धातु का आर्थिक रूप से निष्कर्षण किया जा सकता है, यानी मान लो कोई खनिज है ए, उसमें से बी नाम की धातु निकालनी है। पता लगा हमने इतना ज्यादा खर्चा कर दिया कि इतने किया तो निकल, मतलब खोदा पहाड़ निकली चूहिया, हमने 1000 रुपए लगा दिए और 1 रुपए का भी खनिज नहीं निकला, तो अर्थ नहीं है, कोई अयस्क नहीं कहेंगे उसको। ये कहना चाहते हैं जो भी विद्वान ने परिभाषा दी एनसीईआरटी या जहां भी, कि ऐसे खनिज जिससे धातु का आर्थिक रूप से निष्कर्षण किया जा सकता है, वो अयस्क कहलाते हैं। इसीलिए सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क कहलाएं ये जरूरी नहीं है। ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। सभी अयस्क खनिज हैं, क्योंकि खनिज का एक रूप है छोटा अयस्क, लेकिन सभी खनिज जरूरी नहीं है अयस्क। हो सकता है सभी खनिजों में से अयस्क नहीं बने, कि इतना लागत आ जाए कि हम निकाले ही नहीं उस खनिज में से किसी धातु को। समझ रहे हो? बहुत सरल है, एक बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। जो हमें लगेगा कि धातु निकालने लायक है ये खनिज, उसको ओर कह देते हैं बस। धातुओं के महत्वपूर्ण अयस्क। अब यहां से सीधा प्रश्न बनता है आरएएस में, ध्यान रखना, ये जितना पढ़ा है सब भूल जाओ, चाहे ये रट्टा मार लेना। देखो 1 बाय 1 देख। सबसे पहले आयरन के ओर पढ़ेंगे हम। किसके? आयरन माने लोहा, और लोहे का रिप्रेजेंटेशन होता है रासायनिक Fe, फेरस। इसका लैटिन नेम है आयरन का Fe। आयरन तो वरना आई से होना चाहिए, पर आई आयोडीन को कहते हैं, पर इसलिए इसको Fe कहने लग गए। लैटिन नेम में फेरस है इसका नाम। तो लोहे के अयस्क में सबसे इंपॉर्टेंट है पहला हेमेटाइट, जिसका सूत्र होता है Fe2O3। कहीं Fe2O3 मिल रहा है ना लिखा हुआ, वो हेमेटाइट है। और जहां Fe3O4 लिखा मिल रहा है, वो लोहे का दूसरा अयस्क है मैग्नेटाइट। और फिर FeCO3 सीडेराइट, और फिर लिमोनाइट होता है Fe2O3XH2। सबसे बेकार से हैं ये दोनों लास्ट के, ये बहुत तगड़े हैं ऊपर वाले। इनमें बहुत प्योर लोहा मिलता है, इनमें ऊपर वालों में। किसमें? हेमेटाइट और मैग्नेटाइट में बहुत प्योर लोहा मिलता है इन दोनों में। हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, और सिडेराइट FeCO3, और लिमोनाइट होता है Fe2O3XH2। यानी इसमें लिमोनाइट में थोड़ी आर्द्रता होती है, नमी होती है, क्योंकि इसमें जल का अणु है, इसलिए ये अच्छा ओर नहीं है। ये दोनों बहुत अच्छे ओर है दोनों। याद रखोगे चारों को, Fe2O3,
Fe3O4, FeCO3, Fe2O3, XH2O, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट। जल्दी से आगे आओ। फिर है एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम के ओर देख लो, मेन एक ही ओर है, सबसे मुख्य अयस्क एक ही होता है इसका, बॉक्साइट का, सॉरी इसका एल्यूमिनियम का बॉक्साइट। बॉक्साइट की खाने हैं इधर छत्तीसगढ़ और इधर पड़ा होगा आपने झारखंड में बहुत सारी, ठीक है। बॉक्साइट है, सबसे मेन ओर है, इसका सूत्र है Al2O3 2H2O। बॉक्साइट का सूत्र है Al2O3 और 2H2O, मेन अयस्क है। ऐसे क्रायोलाइट का नाम भी कहीं ना कहीं आ जाता है, क्रायोलाइट का नाम भी कई बार आ जाता है कि ये अयस्क है या नहीं है एल्यूमिनियम का, तो ये अयस्क नहीं है, ध्यान रखना। निष्कर्षण में सहायता करता है ये, जब बॉक्साइट में से एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करेंगे, निष्कर्षण करेंगे, तो ये हेल्प करेगा क्रायोलाइट। अयस्क नहीं है, खनिज है ये क्रायोलाइट, क्योंकि हर खनिज है जो अयस्क हो जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें से क्रायोलाइट में से आप एल्यूमिनियम निकाल रोगे तो कोई फायदा नहीं है, इतनी ज्यादा लागत आ जाती है, इसलिए ये और नहीं है, केवल ये निष्कर्षण में सहायता करता है। परिभाषा याद रखना। फिर इसका सूत्र क्या है क्रायोलाइट का, क्यों खनिज तो है ही है ये एल्यूमिनियम का, फॉर्मूला याद करो Na3Al(F6), Na3Al(F6), सोडियम भी है इसमें, एल्यूमिनियम भी है, आयरन नहीं है, एफ फ्लोरीन है, एफ ही नहीं है सॉरी, एफ है ये, फ्लोरीन है, ध्यान रखना। Na3Al(F6) दैट इज क्रायोलाइट, बट इट इज नॉट एन ओर, बट मिनरल है ये। नेक्स्ट है कॉपर यानी तांबा। तांबा हमारे यहां राजस्थान में बहुत मिलता है, खेतड़ी की खाने आपने पढ़ी, अलवर में है, खोदरीबा वगैरह पढ़ा होगा आपने। तांबा, तांबे का पहला ओर है मेन कॉपर पायराइट, जिसका सूत्र है CuFeS2। तांबा भी मिल रहा है, आयरन भी मिल रहा है, और क्या सल्फर भी मिल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉपर पायराइट, CuFeS2। अगला है मेलाकाइट, जिसका सूत्र है CuCO3 CuOH2, कैल्शियम कार्बोनेट कॉपर हाइड्रोक्साइड, CuCO3.CuOH2, ठीक है। नेक्स्ट है क्यूपराइट, क्यूपराइट का सूत्र है भैया Cu2O, कॉपर ऑक्साइड को कहते हैं क्यूपराइट, कॉपर ऑक्साइड को कहते हैं क्यूपराइट, Cu2O। मैं इनको बार बार दोहरा रहा हूं, शायद आपको याद हो जाए, पर याद रखना, याद तो तभी होंगे जब आप बोलोगे बार बार इनको, वरना बहुत सारे हैं, एक दो तो याद हो जाएंगे, पर रिवीजन करोगे तो रिटेन रहेंगे, वरना भूल जाएंगे हम इनको। अगला है जिंक, जस्ता, जिंक यानी जस्ता, जिंक ब्लेंड, मेन ओर है इसका जिंक ब्लेंड, जिसको ZnS कहते हैं, जिंक सल्फाइड, जिसका दूसरा नाम है जिंक ब्लेंड, बहुत महत्वपूर्ण ओर है ये, मुख्य अयस्क है। सेकंड ओर है जिंक का कैलामाइन, जिंक कार्बोनेट को कहते हैं कैलामाइन, ZnCO3। नेक्स्ट बट लास्ट जिंकाइट, जिंकाइट का सूत्र होता है जिंक ऑक्साइड, जिंक ब्लेंड, कैलामाइन, जिंकाइट, ZnS, ZnCO3, ZnO। नेक्स्ट है सीसा या लेड, प्लम्बम, गैलेना मेन ओर है इसका PbS, जैसे जिंक ब्लेंड ZnS है, ऐसे ही लेड सल्फाइड है PbS, गैलेना कहते हैं इसका, ओर का नाम है गैलेना। नेक्स्ट है एंग्लेसाइट PbSO4, लेड सल्फेट, और लास्ट में है सेरूसाइट PbCO3, सेरूसाइट है लेड कार्बोनेट PbCO3, ठीक है। टफ है ये सच में, पर ये क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, एक एक बार ही बता रहा हूं इनको मैं, क्यों पढ़ने तो आपको पड़ेंगे। लास्ट में आ जाते हैं मरकरी, मरकरी यानी पारा। मरकरी का एकमात्र अयस्क पाया जाता है HgS, जिसको सिनेबार कहते हैं, या हिंदी में सिन्नाबार लिख दिया है इन्होंने, पर ये सिनेबार होता है ना, सिनेबार कैसे भी बोल लीजिए, बस पता होना चाहिए भाई, सिनेबार HgS, मरकरी सल्फाइड। और फिर है टिन, टिन यानी Sn, टिन को ऐसे लिखते हैं ना Sn, याद रखना टिन का सूत्र है Sn। ये मिलता है कैसिटीराइट SnO2, टिन ऑक्साइड को कहते हैं कैसिटीराइट, इसका ओर है महत्वपूर्ण, लेड का, टिन का, नॉट लेड सॉरी, टिन का है ना, लेड तो निकल गया, लेड तो कांच को कहते हैं ना, अभी पढ़ा है हमने। फिर है चांदी, Ag, चांदी,
चांदी है आर्जेंटाइट, चांदी का ओर पाया जाता है Ag2S, आर्जेंटाइट Ag2S। Ag तो पता है ना, ये मैं बता चुका हूं, आर्जेंटम, चांदी का लैटिन नेम है आर्जेंटम, इसलिए Ag लगाते हैं चांदी को। और लास्ट में है सोना, ये मैंने ऐसे ही लिख दिया क्योंकि सोने का कोई और नहीं पाया जाता, सोना जहां भी मिलेगा मुक्त अवस्था में मिलेगा, क्योंकि सोना लीस्ट रिएक्टिव है। जो रिएक्टिविटी सीरीज देखी थी, सबसे कम रिएक्शन करता है सोना, औरम Au कहते हैं जिसे, Au जहां लिखा मिले समझना सोने की बात हो रही है वो, क्यों लैटिन नेम है औरम। तो सोना प्रकृति में मुक्त अवस्था में मिलता है। कर्नाटक की कोलार की खानों में सोना मिला है। हमारे यहां अभी पढ़ना, अभी कुछ साल पहले ही शायद बांसवाड़ा में सोने की खदानें मतलब मिली है मेरे हिसाब से, हमारे यहाँ बांसवाड़ा में मिलता है, पहले से भी मिलता है पर और भी नई खदानें मिली है वहां पे, जरूर देखना, ये ज्योग्राफी का पार्ट है, आपको वहां भी ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो जो यहां नहीं पढ़ोगे तो ज्योग्राफी में पढ़ लोगे आप इनको, परंतु पढ़ने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पढ़ेंगे अलॉय। अलॉय किसे कहते हैं? मिश्र धातु को कहते हैं, अलॉय कहते हैं मिश्र धातु। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, एक बार रुकिए आप। ठीक है, देखो अलॉय किसे कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और मेटल और नॉन मेटल। मिश्र धातु कैसे बनती है? या तो दो धातु मिल जाए, दो या दो से अधिक धातु, या एक अधातु हो या कुछ धातु हो, मतलब धातु और अधातु मिलकर भी एलॉय बना सकती हैं और धातु और धातु मिलकर भी एलॉय बना सकती हैं, याद रखना है। सीधे क्वेश्चन आते हैं तो ये टेबल देख लो बस एक बार आप, है जो पहली एलॉय है मेन ब्रास, ठीक है, ब्रास। सेकंड है ब्रोंज, इनमें अंतर बताता हूं। पहला तो ब्रास, तो देखो ब्रास तो होता है बच्चों पीतल, पीतल को कहते हैं ब्रास, हिंदी में पीतल। और ब्रोंज को कहते हैं कांस्य, कांसा, कांसे के बर्तन, पीतल के बर्तन पढ़े होंगे आपने। तो ब्रास तो पीतल है और ब्रोंज है कांस्य। कईयों को ब्रोंज मेडल मिलता है ना, गोल्ड मिलता है किसी को सिल्वर, पर ब्रोंज, 3 कैटेगरी होती है ना, ओलंपिक वगैरह खेलों में देखा होगा आपने। तो ब्रोंज मेडल इसी ब्रोंज का बनता है वो, ठीक है, कांसा कहते हैं हिंदी में। तो ब्रास किस किस से मिलता है? तांबे में जिंक मिला देते हैं, तांबे में जिंक मिलाते हैं, कॉपर प्लस जिंक मिलकर क्या बनाते हैं? पीतल नाम की धातु बनाते हैं। और क्या क्या काम आती है? डेकोरेटिव आर्टिकल्स बनते हैं, टेप्स बनते हैं, डेकोरेटिव आर्टिकल हैं, बर्तन बनते थे पीतल के, पहले आपने देखा होगा। अभी तो एल्यूमिनियम ने सबको हटा दिया था बीच में, फिर स्टील आ गई। स्टील है जो कोरोजिव भी नहीं होती, मतलब उसमें जंग भी नहीं लगती और एकदम अच्छी सफाई देती है और चमकीली भी होती है और बढ़िया लगती है और मजबूत भी है, इसलिए स्टील ने हटा दिया। बीच में पीतल और इन सबको हटाया था एल्यूमिनियम ने। फिर एल्यूमिनियम को गांव में चांदी के बर्तन कहते थे पहले, सुना होगा कभी रहे हो तो गांव में आप, है जो, ठीक है। फिर क्योंकि चांदी जैसी दिखती थी एल्यूमिनियम, इसलिए चांदी के बर्तन कह देते थे, एल्यूमिनियम को चांदी कहते थे। जरूर सुनना आप, कभी किसी से मिले कोई बुजुर्ग गांव में तो पूछना पहले चांदी के बर्तन कौन से होते थे, एल्यूमिनियम को बोल देते थे। सिल्वर कहते थे कि सिल्वर के बर्तन है, चांदी नहीं बोलते थे ऐसे, हिंदी में सिल्वर कह देते कि सिल्वर के बर्तन है, एल्यूमिनियम को ही सिल्वर बोलते थे पहले। फिर एल्यूमिनियम के बाद स्टील आई तो स्टील ने सबको हटा दिया। तो ब्रास यानी पीतल, पीतल बनता है कॉपर और जिंक का, और डेकोरेटिव आर्टिकल बनते हैं, टेप्स बनते हैं, नल बनते हैं, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी आपको पीतल की। फिर आता है ब्रोंज, ब्रोंज माने कांसा। तो कांसा बनता है तांबे में, जब क्या मिलती है? टिन मिलती है, SN, तांबे में टिन मिलती है तो ब्रोंज बनता है। स्टेच्यू बनते हैं बहुत सारे, कांसे की स्टेच्यू मिलेंगी आपको, छोटी छोटी मूर्तियां मिलेंगी भगवानों की, कांसे की बहुत सारी। और मेडल्स जो बनते हैं, बताया था अभी मैंने, ब्रोंज मेडल मिलता है, वो होता है ये। तीसरा है सोल्डर, सोल्डरिंग सुनी होगी आपने, सोल्डरिंग, सोल्डरिंग करते हैं ना, जैसे कभी आपने देखा हो तो कई बार लोहे की सरियों को जोड़ने वाले रहते हैं ना, वो चश्मे पहन के, आप कभी गए हो मार्केट में तो मैकेनिकल कोई दुकान पे, तो बड़े बड़े गेट बनते हैं सरियों के, लोहे के, उनमें सोल्डरिंग की जाती है। एक पतली सी स्ट्रिप सी आती है, ऐसे वो अपने आगे एक ग्लास का सा एक पैनल लगाते हैं और उससे सोल्डरिंग करते हैं। और वो बहुत क्वेश्चन कई बार आ चुका है सोल्डरिंग का। तो सोल्डरिंग किस किस की होती है? लेड और टिन की होती है, लेड और टिन मिलकर सोल्डर बनाते हैं, और प्रोसेस को कहते हैं सोल्डरिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट।
बहुत जगह होती है सोल्डरिंग है जो आपने जरूर देखी होगी मार्केट में, ठीक है। लेड और टिन। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील बहुत मजबूत होती है, इसमें बहुत चीजें देखो, इसमें आयरन है, कार्बन है, क्रोमियम है और निकल है। दोबारा देख लो, स्टेनलेस स्टील किसकी बनती है? आयरन की, कार्बन की, क्रोमियम की और निकल की। काम का यूटेंसिल बनते हैं, बहुत सारे बर्तन बनते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बनते हैं क्योंकि इसमें कोरोजन नहीं होता है, इसमें संचारण नहीं होता है, जंग नहीं लगती है, तो बहुत ही प्योरिटी बनी रहती है स्टेनलेस स्टील की। स्टेनलेस स्टील के आपने रेजर देखा होगा, शेविंग करी हो कभी, करवाई हो कभी, तो उसमें जो क्या कहते हैं ब्लेड लगा होता है वो भी स्टेनलेस स्टील का लगा रहता है, वो देखना कभी यहाँ पे जो, ठीक है। नेक्स्ट है जर्मन सिल्वर। नेक्स्ट एलॉय है, मिश्र धातु है जर्मन सिल्वर। इसमें क्या क्या होता है? कॉपर होता है, कॉपर माने तांबा, निकिल धातु होती है और जिंक होता है। जिंक को जस्ता बोलते हैं, ठीक है, पता है ना, हिंदी में जिंक को जस्ता कहते हैं, जिंक, या इसको हिंदी में जस्ता। तो जर्मन सिल्वर में तांबा, निकिल और जस्ता जिंक होती है। आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी बनती हैं वो जर्मन सिल्वर की बनती हैं। नेक्स्ट है गन मेटल। नेक्स्ट मिश्र धातु गन मेटल है। इसमें क्या क्या होता है भैया? कॉपर, टिन एंड जिंक। कॉपर यानी तांबा, टिन और जस्ता होता है। और ये कहां काम में आती है? गन्स में गन होती है, पुरानी वाली गन में बहुत ज्यादा गन मेटल आती थी, अब तो बहुत एडवांस हो गई रिवॉल्वर वगैरह, तो गन्स आती थी, उनमें होती थी यूज। फ्रेम ऑफ स्पेक्टिकल्स, जो फ्रेम होते हैं स्पेक्टिकल यानी चश्मे ये वाले, इनमें भी काम में आती है ये। कौन? गन मेटल। फिर है ड्यूरालमिन। ड्यूराल्यूमिन है, ड्यूराल्यूमिन अलग है, ये अलग टाइप की, थोड़ी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों बिल्कुल अलग पढ़ रहा हूं मैं भी, इसको बहुत कम बार ही पढ़ा होगा, पर डाली आपके लिए कहीं से लिया है ये चित्र है जो। ड्यूराल्यूमिन में बहुत चीजें होती हैं, एल्यूमिनियम होता है, मैग्नीशियम होता है, कॉपर होता है और मैंगनीज होता है। कौन कौन है दोबारा देखो? एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, तांबा और मैग्नीज। और ये कहां काम आती है ड्यूरेलिमिन? बॉडीज ऑफ एयरक्राफ्ट, हवाई जहाज की बॉडी बनाने में काम आती है ड्यूराल्यूमिन, याद रखोगे। नेक्स्ट मैग्नेलियम। ड्यूरेल्यूमिन, उसके बाद मैग्नेलियम। मैग्नेलियम का नाम है, नाम में ही दिख रहा है, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। मैग्नेलियम नाम में आ रहा है, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। काम कहां आती है? किचन वेयर्स बनते हैं, रसोई में जो आप बर्तन यूज करते हो, बहुत सारे बर्तन हैं, सभी जरूरी नहीं है, महंगी आती हैं ये चीजें, किचन वेयर्स बनते हैं इससे। लास्ट में स्टील। एक चीज थी स्टेनलेस स्टील, एक है स्टील, तो ध्यान रखना, कार्बन जब आयरन में मिलाया जाता है, लोहे में कार्बन मिलाते ही स्टील बन जाती है, पर स्टील का एक अपर वर्जन है, स्टील का एक अपग्रेडेड वर्जन होता है स्टेनलेस स्टील। ऐसी स्टील जिसमें स्टेन भी नहीं लगे, स्टेन माने धब्बा, स्टेनलेस धब्बा रहित स्टील, ये अंतर है बस स्टील और स्टेनलेस स्टील में। स्टील में होता है आयरन और कार्बन, शिप कंस्ट्रक्शन करते हैं ना, शिप, जहाज की, पानी के जहाज, उनमें काम में आती है स्टील। अब एक चीज देख लो, स्टेनलेस स्टील और स्टील में क्या अंतर है? आयरन और कार्बन दोनों में है, परंतु स्टेनलेस स्टील में दो चीज अलग आ गई, क्रोमियम एंड निकल। स्टेनलेस स्टील में स्टील के अलावा दो चीज और है, क्रोमियम और निकल, ठीक है, याद रखना। ऐसे तो बहुत सारी हैं, परंतु हम बाकी की जितनी बचेंगी पेपर प्रैक्टिस करेंगे उनमें शामिल कर लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या है, एक बार पानी पी के। बहुत बढ़िया, टॉपिक मैंने पूरा कर दिया है। मेटल पिछली क्लास हो गई थी, नॉन मेटल एंड अलॉय और मिश्र धातु और अयस्क मैंने पढ़ा दिया आज आपको। बाकी का खुद का पढ़ने का ज़्यादा है, प्रैक्टिस करना, चीज़ें याद हो जाएंगी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम जो पेपर देने जाएंगे वो MCQ आएंगे, आपको पता है, उनमें ये अप्रोच होती है हमारी कि भाई आंसर कई बार हमें नहीं पता होता, पर हमें ये जरूर पता होता है कि ये उत्तर नहीं होगा, वो भी जब मैं सॉल्व कराऊंगा आपको पेपर, जब बताऊंगा 100% आपको हेल्प मिलेगी। परंतु रिवीजन ही एकमात्र कुंजी है जिससे सफलता के
करीब पहुंचा जा सकता है या पार पहुंचा जा सकता है, और कोई इलाज नहीं है। ठीक है, ये चीजें ऐसी हैं थोड़ी। अब हम प्रैक्टिस करेंगे ब्लड, जो हमने पढ़ा था ना, रक्त और रक्त समूह, उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। जल्दी से देखते हैं, 10 मिनट लेंगे। तो देखो, विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड हेल्प्स इन क्लोटिंग, रक्त के किस घटक की मदद से रक्त जमता है, सीधा पढ़ना है हमको। बताओ, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। तो रक्त दो चीजों से मिलकर बनता है, एक तो प्लाज्मा, एक रक्त कोशिकाएं, रक्त सेल्स। ठीक है, प्लाज्मा 55% हिस्सा होता है रक्त का, और रक्त कोशिकाएं होती है 45%, जिसमें से मेन कैटेगरी थी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटेलेट्स। ये 3 कैटेगरी थी मेन, इनके बारे में पढ़ा था हमने। और मैंने क्या बताया था, प्लाज्मा ऐसा पार्ट है रक्त का जो जिसके कारण रक्त बह पाता है, ट्रांसपोर्ट हो पाता है सभी ऑर्गन तक। ठीक है, मोटा मोटा याद कर लीजिए। अब देखो भाई, अब तो कौन सा घटक था जिससे रक्त जम जाता है, और जमना कब चाहिए, नॉर्मली रक्त नहीं जमना चाहिए, नहीं दिक्कत हो जाएगी बॉडी को। जमना कब चाहिए, जब कोई कट लग गया, कोई वाउंड हो गया, घाव हो गया, तो वहां क्लॉट बन जाता है, तक रक्त बाहर नहीं निकले, वेसल से बाहर नहीं आए, नर्व से। तो देखो, एक ही उत्तर है प्लेटेलेट्स। प्लेटेलेट्स क्लॉटिंग करवाती हैं। और प्लाज्मा में जो मौजूद एक प्रोटीन होती थी फाइब्रिनोजन, जब क्लोटिंग की जरूरत आती है ना, तो फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में बदल जाती थी। पूरा पढ़ाया मैंने, जो चैप्टर है ब्लड वाला देख लेना आप, अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड, लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड कौन सा है, जल्दी बताओ। प्लाज्मा। प्लाज्मा में 90% लिक्विड होता है, 90 लिक्विड तो पूरा ही है प्लाज्मा, पर 90% वाटर से बनता है प्लाज्मा। बाकी 10% में प्रोटीन आती है, 3 टाइप की, एल्यूब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन। तो एकमात्र आंसर प्लाज्मा, लिक्विड पार्ट है ब्लड का प्लाज्मा। तीसरा क्वेश्चन, ब्लड अकाउंट्स फॉर अप्रोक्सीमेटली व्हाट % ऑफ द बॉडी वेट। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, जरूर देखा होगा आपने कहीं ना कहीं। ये रक्त लगभग शरीर के कुल वजन का कितना प्रतिशत होता है, बताओ। 2%, 7%, 15% और 25%। अरे यार, इसमें आंसर भी लिखे आ गए, सॉरी, ये तो बहुत गलत कर दिया मैंने। देखो, मैं इंग्लिश में मूल बनाता हूं पीपीटी, देखो फ्रैंकली बता रहा हूं, तो हिंदी में कहीं ना कहीं से ट्रांसलेट करना होता है, पर अच्छी हिंदी में, शुद्ध हिंदी में। कहीं आपको गूगल ट्रांसलेट वाली नहीं मिलेगी, प्रॉमिस। ठीक है, आंसर ये गलती से कॉपी पेस्ट में आ गए, क्षमा चाहते हैं। इसमें लिखा हुआ है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, इंग्लिश वाले में नहीं लिखा हुआ, कोई बात नहीं, अब उत्तर पता है, कोई बात नहीं, याद कर लो। तीसरा, रक्त शरीर के कितने वजन का कितना % भाग बनाता है, तो आंसर इज 7%। और कई बार ये आ जाए 7 से 8% भी आ जाए तो भी ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अच्छा, इनमें आंसर नहीं है, थैंक्स गॉड। ठीक है भाई, प्लाज्मा इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, प्लाज्मा मुख्य रूप से किन चीजों से बना होता है, जल्दी बताओ। पहला, जल, प्रोटीन, लवण, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थ, पहला। दूसरा ऑप्शन, लाल रक्त कोशिकाएं और श्वेत रक्त कोशिकाएं, ये तो खत्म हो गया यही, क्योंकि प्लाज्मा अलग था, 55%, 45% में ब्लड कोशिकाएं आ रही थी, ये तो हो ही नहीं सकता। तीसरा, प्लेटेलेट्स, ये भी नहीं आते, क्योंकि ये भी कोशिकाओं का उदाहरण है प्लेटेलेट्स। लास्ट का, वसा और कोलेस्ट्रॉल, मतलब ही नहीं है कोई, वसा का तो हमने पढ़ा ही नहीं कभी इसमें, ब्लड में। पहला ऑप्शन इज द राइट, वाटर, प्रोटीन्स, सॉल्ट्स, हार्मोन्स एंड वेस्टेज, प्लाज्मा बनता है इन सबसे मिलकर, ध्यान रखना। जल, प्रोटीन, लवण, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों से मिलकर। अगला क्वेश्चन, हीमोफीलिया एक बीमारी होती है, हीमोफीलिया इज अ डिजीज रिलेटेड टू, हीमोफीलिया किस प्रकार की बीमारी है। पहली बात, हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी जनरली, रेयर अपवाद होगा वो अलग बात है, बहुत दुर्लभ अपवाद होगा, नहीं तो जनरली कैसा है, ये वंशानुगत रोग होता है हीमोफीलिया। इसमें क्या होता है, डब्ल्यूपीसी डेफिशिएंट हो जाता है, आरबीसी डेफिशिएंट, प्लेटेलेट डेफिशिएंट या प्लाज्मा डेफिशिएंस। तो प्लेटेलेट की कमी हो जाती है हीमोफीलिया में, यानी क्लॉटिंग नहीं हो पाती।
यानी यदि घाव हो गया तो रक्त बहता ही रहेगा, आसानी से नहीं रुकेगा, मेडिकेशन करना पड़ेगा, दवाइयां देंगे तब जाके रक्त रुकेगा हीमोफीलिया में। तो प्लेटलेट की कमी हो जाती है, जेनेटिक डिसऑर्डर है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ब्लड? कौन सा रक्त का कार्य नहीं है? ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का परिवहन करता है क्या रक्त? बिल्कुल पढ़ा है हमने, बिल्कुल करता है। रोगाणुओं से सुरक्षा करता है क्या? आपकी डब्ल्यूबीसी करती है रक्षा। तीसरा, अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करता है क्या? बिल्कुल करता है। किडनी में ब्लड प्यूरिफाई होता है, तो ब्लड में से जो अशुद्धियां होती हैं वो किडनी के द्वारा सफाई होती है, तो अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करवाने में हेल्प करता है ब्लड, बिल्कुल करता है। लास्ट का, यकृत में एंजाइम का निर्माण, बिल्कुल नहीं करता, ये काम नहीं करता, और यही पूछा है, कार्य नहीं है। तो दिस इज द आंसर, सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स इन दी लीवर, यानी यकृत में एंजाइमों का निर्माण ब्लड का कतई काम नहीं है साहब, बाकी के तीनों काम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक ही है, बहुत बड़ा है, पढ़ लो आराम से। अब मेन, ये आरएएस में आया हुआ क्वेश्चन है, बाकायदा आरएएस में आया हुआ है। अब मेन विद ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ए है किसी व्यक्ति का, मेट एन एक्सीडेंट एंड एक्सीडेंट हो जाता है उनका, नीडेड ब्लड अर्जेंटली, ब्लड चाहिए उनको, रिलेटिव्स अवेलेबल हैड ब्लड ग्रुप्स, एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, ब्लड ग्रुप ए है उनका, उनके पास जो रिश्तेदार थे दुर्घटना के समय, पत्नी थी जिसका ब्लड ग्रुप ओ था, भाई का ब्लड ग्रुप ए बी था, पुत्र का ए था, पुत्री का ओ था, तो किन किन से रक्त ले सकता है वो बंदा? ब्लड ग्रुप खुद का ए है, बताओ। एक तो ए से तो लेगा ही लेगा, खुद का ब्लड ग्रुप है उससे तो ले ही सकता है, और एक जिससे सब लेते हैं उससे लेगा, ओ से, बस दोनों से लेगा। ओ सबको दे सकता है इसलिए, और ए से तो ले ही सकता है। ठीक है, मुझे लगा आवाज नहीं आ रही है, इट इज गुड। ए वाला ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है, ओ तो सबको दे सकता है, ठीक है ना। ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होता है, पता होना चाहिए आपको, इसीलिए वो सबको दे सकता है। पर अगला क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें एक चीज और आएगी ओ के बारे में, वो देखते हैं। तो देखो भाई, मैच कर लो, ए और ओ कौन कौन है। पत्नी ओ है, बिल्कुल दे सकती है। भाई ए बी वाला नहीं दे पाएगा भाई। पुत्र ए है, वो भी दे सकता है, पुत्री भी दे सकती है, तो भाई को छोड़ के सब दे देंगे। देखो, पत्नी, पुत्र और पुत्री, ख, बी इज द आंसर बच्चों, वाइफ, सन एंड डॉटर। सिंपल है, ऐसा आया था आरपीएससी ने दिया था आरएस में, इतना बड़ा बना दिया, आंसर बहुत छोटा सा था, कॉन्सेप्चुअल था बहुत ज्यादा। लास्ट दो क्वेश्चन और हैं बस। विच ब्लड ग्रुप, मैंने कहा ना कुछ चीजें हमारी थ्योरी में रह जाती हैं तो वो हम पेपरों से कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन रह गया था हमें पढ़ाने में, मैंने बता तो दिया था कि ओ सबको दे सकता है और ए भी सबसे ले सकता है, पर ये अधूरा थ्योरी थी ये जो मैंने पढ़ाई थी, क्यों एग्जैक्ट पता होना चाहिए कौन सा। भाई ओ में दो होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, ए बी में भी दो होते हैं, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव। एग्जैक्टली कौन सा यूनिवर्सल डोनर है और एग्जैक्टली कौन यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। तो देखिए आप, विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड द यूनिवर्सल डोनर, बताओ भाई कौन सा है, और विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रेसिपिएंट, बताओ। तो कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता होता है? तो O माइनस इज द कौन, विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड द यूनिवर्सल डोनर, O माइनस। O माइनस कैसा होता है? यूनिवर्सल डोनर है, क्योंकि O में कोई भी RH, कोई भी एंटीजन नहीं होता। देखो O क्यों है, ना तो उसमें A एंटीजन है, क्योंकि एंटीजन दो ही प्रकार के थे, A या B। तो O में ना तो एंटीजन A है ना एंटीजन B है। फिर एक RH एंटीजन आया था, वो भी नहीं होता O में, इस माइनस वाले में। O माइनस में RH एंटीजन भी एब्सेंट है, RH एंटीजन भी नहीं है, ना तो A एंटीजन इसमें, ना इसमें B एंटीजन, ना इसमें RH पॉजिटिव वाला एंटीजन, तीनों ही नहीं है O माइनस में। तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को ही दे देगा, क्यों प्रतिजन ही नहीं है इसमें, कोई एंटीजन ही नहीं है, कोई बाह्य कारक ही नहीं है जो किसी को नुकसान पहुंचाएगा। तो O नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है, आंसर इज द सी। और लास्ट क्वेश्चन, विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है भैया इसका उल्टा, ए बी प्लस, क्योंकि ए बी प्लस में क्या होगा,
ए बी प्लस में सबसे ले लेगा, क्योंकि इसमें सभी प्रकार की एंटीबॉडी पाई जा रही है। देखो ए बी प्लस में देखो एंटीबॉडी है सभी, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ए बी को लेने में, सबसे ले सकता है कि ऑल एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट। ठीक है, मैं सही होना चाहिए, बाकी का कुछ भी लगे गलत तो मुझे बता देना एक बार। तो आज की क्लास हो चुकी है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो गति बढ़ाई गई है क्लास की, ये इसलिए है कि ज़्यादा कंटेंट मिल जाए कम समय में, वरना मैं बहुत स्लो पढ़ाने वाला भी हूँ, बहुत धीरे धीरे एकदम आराम से, पर उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। राइट, पढ़ लेना। बाकी का कुछ भी लगे ना आपको, कहीं भी बच्चों की गैप आ रहा है, ऐसा पहुंच नहीं पा रहा मैं आप तक, तो आप मुझे जरूर बताना। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है, प्रैक्टिस भी करी, पूरा कॉन्सेप्ट भी पढ़े हैं, कहीं कुछ और लगे आपको तो मुझे बताना। थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल।